हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएनडी में। तो इस वीडियो में लोग दिखने वाला है सैनिक स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर सैनिक स्कूल के लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिए गए एग्जाम के लिए, तो उसको भी आप सभी ज़रूर देखिएगा जाके। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया गया बस सैनिक स्कूल के लिए सब वीडियो है। तो ये सबको आप लोग ज़रूर देखिएगा ये वीडियो को और लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। आपका टाइम शुरू होता है अब। अब समझना इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे बोले द फैक्टर ऑफ 49 पी स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। आप इसको लिख लेना, ध्यान देना इस पे। अब यहाँ पे देखो, इसको भी हम चाहें तो इसी पे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो बस हमको ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ पे 49 दिया हुआ है, हम 49 को 7 लिख सकते हैं और उसके बाद से ये जो पी स्क्वायर दिया है इसको पी, और इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको ये 49 पी स्क्वायर मिल जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही अगर हम 36 को देखो तो अगर ये 6 का स्क्वायर हम लिख देते हैं तो ये 36 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। हमारा ए भी मिल गया हमको 7p और हमारा बी भी मिल गया 6। तो इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी भरते हैं यानी तो ये हो जाएगा हमारा 7p प्लस 6 और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 7p माइनस 6, 7p माइनस 6। तो इस तरीके से ऑप्शन सी ही हमारा बिल्कुल एक सही है, बाकी ये दोनों गलत है और ये नॉन ऑफ दिस होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू करो। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट। मतलब एक समानांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो उसकी साइड्स होती है वो समान इक्वल डिस्टेंस पे होती है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होती है। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका जो बेस है, ये जो नीचे का बेस है उसका ये जो यहाँ पे अगर ये जो हाइट है उससे 3 गुना है। अभी अगर हम हाइट को, जो हमारा जो हाइट है, अगर हाइट को हम x मान लेते हैं तो आप ही सोचो जो हमारा बेस है वो हमारा 3x हो जाएगा। आप यहाँ पे समझो, क्योंकि ये जो हमारा हाइट दिया हुआ है ये भी हमको नहीं पता है और ना ही हमको बेस पता है। तो अगर हम हाइट को x मान लेते हैं तो हमारा जो बेस है इससे 3 गुना हो जाएगा यानी जाएगा, तो इसलिए ये हमारा 3x हो जाएगा। अब हमको बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया है। और इसका जो हमारा इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हमारा इसका एरिया दिया है पैरेललोग्राम को, तो हम इसको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ आगे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो आपको पता होगा कि होता है बेस इंटू हाइट। अगर नहीं पता होगा तो आप इसको भी याद कर लेना, बेस इंटू हाइट होता है, या लंबाई गुणे चौड़ाई भी आप इसको एक प्रकार से बोल सकते हो। यहाँ पे बेस इंटू हाइट को समझना, हमारा जो बेस था वो हमारा था 3x और जो हमारा हाइट था वो था x, और हमारा जो ये एरिया पैरेललोग्राम है यानी जो हमारा एरिया है वो दिया हुआ है हमारा 2187। अब इसी को हमको निकालना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कराते तो हमारा हो जाता 3x स्क्वायर बराबर 2187। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास ये x स्क्वायर दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। 3 से हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 729। और जब हम ये जो स्क्वायर है इसको जब इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा हमारा, ये 729 रूट में हो जाएगा। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे 729 का रूट में तो ये हो जाएगा 27 यानी 27 हो जाएगा। इस तरीके से ये 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता भी है। यहाँ पे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर व्हेन अ 6 फेस्ड एंड अनफेस्ड डाइस इज ट्वाइस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो डाइस होता है, आपने डाइस देखा होगा, अगर आपने लूडो खेला होगा तो आपको पता होगा ये जो डाइस होता है इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो ये जो 6 फेसेस होता है इसी को उछाला जाता है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, संभावना क्या हो सकती है कि कंपोजिट नंबर कितना आ सकता है, यानी संयुक्त संख्या कितना आ सकता है। तो आप पहले समझो कि जो टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम यानी जो कितना आपका रिजल्ट आ सकता है, कितने अंकों की पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास कितने अंक है, 6 अंक है, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अगर हम उछालेंगे तो इन्हीं में से ना कोई एक आ सकता है, यानी जो टोटल आउटकम है वो हमारे पास 6 है, लेकिन उनमें से कितना आ सकता है, 6 में से सिर्फ कंपोजिट नंबर ही आ सकता है। तो अगर इन 6 में से हम देखें कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है, तो एक हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कुछ, एक को हम किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं तो एक को छोड़ दिया जाए। 2 हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है, और उसके बाद 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, और यहाँ पे बचा 6। तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी सिर्फ 4 और 6 ही हमारे पास कंपोजिट नंबर है, यानी 2 कंपोजिट नंबर है, यानी 6 में से 2 ही कंपोजिट नंबर आ सकता है, यानी टोटल 6 आउटकम्स में से 2 ही आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है जो आ सकता है कंपोजिट नंबर का। तो अगर 2/6 को हम कट करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरे वीडियो का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देना और जरूर इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सॉल्व किया तो नीचे कमेंट में आंसर लिख देना। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ पे पहला हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है कि x और ब्रैकेट में x + y + z = 9। दूसरे हमारे पास वैसे ही दिया हुआ है और थर्ड में भी वैसे ही दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम इजी बनाते हैं। पहले इसका 3 इक्वेशन अच्छे से बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं ब्रैकेट को फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो जब हम x से x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x², और फिर x से y क्या कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा xy, और फिर x से z से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x और z, और यहाँ पे ये 9 का हमारा 9 ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। वैसे ही हम दूसरे इक्वेशन को भी बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा yx और प्लस फिर हो जाएगा y², और फिर हम करेंगे तो ये हो जाएगा yz, और बराबर ये हमारा 16। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर वैसे ही हम थर्ड इक्वेशन को भी बनाए तो ये हो जाएगा हमारे पास zx, और उसके बाद से फिर से हो जाएगा ये हमारे पास का प्लस yz, और फिर से हो जाएगा z² और बराबर 144। तो अब स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने पहला इक्वेशन लिख दिया है। इसी तरीके से हम तीनों इक्वेशन को लिखेंगे ताकि आगे हमको जो भी इनमें ऐड करना होगा या इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा या अगर इनका कंपैरिजन करना होगा तो हमको बहुत ही आसानी से हम इसको कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं कि मैंने थर्ड इक्वेशन भी अब लिख दिया है। इसके बाद से हम इसका इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लिख देंगे ताकि पहचानने में ईजी रहे। अब यहाँ पे देखो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, जिससे कि मतलब ये एक्सप्रेशन जो है काफ़ी इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो पहले हम न्यूमेरिकल यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये 144 और 16 160 और 169 ये हो जाएगा हमारा 169, और इक्वल टू इधर जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम थोड़ा इजी तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा x², यहाँ पे y², यहाँ पे z²। पहले हम इसको लिख लेते हैं x² + y² + z², और आगे फिर हम प्लस करके अगर फिर यहाँ पे हम जोड़ना चाहें तो देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ हमें मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो दिख रहे हो कि xy हमारा एक बार आया है, फिर इस इक्वेशन में भी xy हमारा आया है, यानी 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। और उसी तरीके से आप देखो तो यहाँ पे भी आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगा, यहाँ पे zx और यहाँ पे भी zx यानी 2zx, और यहाँ पे आप देखो तो फिर यहाँ पे yz यानी 2yz। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं xy + zx + yz। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो जब हम इतना लिखेंगे तो इसका मतलब आपको एक चीज समझने की जरूरत है। ये जो हमारी वैल्यू होती है x + y + z का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो उसी के बराबर आएगा, यानी इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारा होगा x² + y² + z² और +2, और ब्रैकेट में अगर हम लिखें तो xy,
पहले x जो है y से मल्टीप्लाई कराएगा, फिर x जो है z से मल्टीप्लाई कराएगा, उसके बाद से y z से मल्टीप्लाई करेगा और इस तरीके से इन तीनों का जोड़ हम लिख देंगे। इस तरीके से अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हमारा एक्स वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, उसके जगह पे हम लिख सकते थे और बराबर हमारा 169 था ही। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर हम इस साइड भी रूट कर दें और इस साइड भी रूट कर दें तो ये हमारे रूट से स्क्वायर कट जाएगा और इस रूट का वैल्यू हमारा 13 आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड का सीधा सा वैल्यू मिल गया 13 यानी 13। तो यहाँ से आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे इस वैल्यू को भर करके और x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे हम इसका वैल्यू अगर 13 भरेंगे, यानी x और x का वैल्यू हम 13 भरे बराबर 9, तो ये जो 13 है इधर आकर के डिवाइड कर देगा, तो x बराबर 9/13। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड द सम ऑफ द ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ इट। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समबाहु बहुभुज है और बोल रहा है कि उसके बाह्य कोण का उसका जो बाह्य कोण है वो 72 डिग्री का है। तो उसके अंतः कोणों का जो उसका इंटीरियर एंगल्स होगा उसका सभी का सम कितना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल हो तो और आपको साइड निकालना हो तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हो तो आपको मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आप 360 बाई और जो एक्सटीरियर एंगल हो अगर उससे आप यहाँ पे डिवाइड करते हो एक्सटीरियर एंगल से, तो ये हमेशा आपका साइड निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप हो सके तो लिख लेना। 360 से आप एक्सटीरियर एंगल को अगर डिवाइड कर दो तो आपको साइड पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम 360 को डिवाइड करते हैं 72 से, तो ये हमारा कट जाएगा 5 बार में। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक पंचभुज आ गया। अब आप देखो इस तरीके से पंचभुज को बनाया जाता है, तो आप यहाँ से भी बड़े ही आसानी से पता कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप ज्यादा तामझाम में ना फंसना। अब आप ऐसे पंचभुज बना लेना और आपसे पूछा जाए इसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो आप इसको कुछ बराबर भागों में बांट लो। अब यहाँ पे देखो जैसे ही आपने इसको बराबर भागों में बांटा, आप इसको बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसका जो होता है 180 डिग्री होता है और जो क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि पंचभुज का हमारा हो जाएगा 540 डिग्री। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर आपसे षष्ठभुज का भी पूछे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। हमारे पास दो ट्रायंगल हो जाएंगे और एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से 180 डिग्री और 180 डिग्री, ये 360 और 360 720 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। सो दोस्तों, आप सभी का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सभी को और भी वीडियो देखना है तो उसको भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। और कोई भी डाउट होगा तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलता है कभी और किसी और वीडियो में।